हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हम इजीली थ्योरी पढ़कर पास हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें क्या किया, थ्योरी जस्ट 40 मार्क्स का रखा है और 60 मार्क्स की न्यूमेरिकल्स है। मीन्स आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। और इग्नू में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी एक हैबिट होती है कि वो जस्ट एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए और हम पास हो जाएं। तो ऐसे में न्यूमेरिकल्स को करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और ईजिली अंडरस्टैंडेबल हैं, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप पे बोल रहे थे, सर प्लीज़ हेल्प कर दो, हम फेल हो रहे हैं। और जैसा कि 2 ईयर्स या 1 ईयर से मैं देख रहा हूँ, 2 सेमेस्टर से देख रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उसमें मोस्टली स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में फ़ेल हुए हैं। उनको बैक आई है कि 32 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, क्योंकि 40 मार्क्स की आती है थ्योरी, तो उसमें 32 मार्क्स आ पाते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो आप कुछ ना कुछ करके आ जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंटिंग यूजिंग लाइफो मेथड ऑफ मटेरियल इश्यूड। LIFO इसका मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स इसमें जैसे कि अब ये मेथड क्या होता है, स्टॉक। जैसे आप कभी घर पे सामान मंगाते हो, ठीक है, 2-3 टाइप्स के मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं इस मेथड पे। जो हमारा स्टोर लेजर है कि जो स्टॉक है उसको हम कौन सा पहले यूज़ करते हैं, किसको बाद में यूज़ करते हैं। तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप घर से कुछ सामान मंगाते हो, तो घर पे सामान आप मंगाते हो तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो पुराना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है हम उसको पहले बाहर बेचते हैं कि हम उसको पहले यूज़ कर लें, बाद में क्या करेंगे, नया सामान यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके घर पे 5 किलो चीनी है और आपको 15 केजी की ज़रूरत है। आपने क्या किया, 20 केजी चीनी मंगा ली। तो आप पहले वो 5 केजी यूज़ करोगे, उसके बाद ही आप जो नई चीनी है या नई शुगर है उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे। ये हमारी हैबिट है। तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स आपने जो बाद में मंगाया उसको आप पहले यूज़ कर रहे हो तो वो लाइफो हो गया। आपने जो पहले मंगाया उसको पहले यूज़ कर रहे हो तो वो हो गया फाइफो। तो हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या है, ये 2023 की स्टोरी है। 1 अगस्त को आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, 750 यूनिट्स आपने मंगाई हैं, 3 रुपये 1 यूनिट का दाम है। 5 अगस्त को आपने क्या किया, कोई और स्टॉक परचेज़ किया है, 1500 यूनिट्स हैं, 4 रुपये पर यूनिट का प्राइस है। 9 अगस्त को आपने इशू किया है 1250 यूनिट्स। 11 अगस्त को आपने फिर परचेज़ किया है, 16 को इशू किया है, 21 को परचेज़ किया है, 24 को इशू किया है। तो आप देख रहे हो इसमें कुछ परचेस्ड है, कुछ इशू है। परचेस्ड करना मतलब आपने अपनी जो कंपनी है उसमें सामान को बाहर से आपने क्या किया है, उसको खरीद के लाए हो, ठीक है, तो आपने वो रिसीव किया है। और इशू करना आपने क्या किया, देखो इशू और सेल 2 अलग चीज़ होती हैं। सेलिंग मीन्स क्या होता है कि आप कोई सामान बेच रहे हो, किसको, कस्टमर को आप बेच रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, वो सामान आपका नहीं है। इशू करना क्या होता है, आप देखते हो कि आईडी कार्ड इशू किया गया, उसमें क्या होता है कि जो आईडी कार्ड है वो स्कूल की प्रॉपर्टी है, आपको भी इशू किया जा रहा है, आप उसे यूज़ करो, बाद में क्या होगा, आपको स्कूल में देना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली स्कूल्स नहीं लेते हैं। लेकिन जो इशू का वर्ड, इशू मीन्स होता है कि आपने किसी को दिया है यूज़ करने के लिए, आपने उसको बेचा नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, परचेस है, इशू है, ओपनिंग स्टॉक है। अब हम बनाएंगे इससे स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है, किसके अंडर में, लाइफो मेथड। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टोर लेजर अकाउंट उसको बनाएंगे। देखो, जो आपका एग्ज़ाम जून 2023 में हुआ था उसमें आया था लाइफो मेथड। जो आपका एग्ज़ाम नहीं, उसमें आया था फाइफो मेथड, FIFO। और जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था उसमें आया था आपका लाइफो मेथड। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस बार या तो एवरेज वेटेड मेथड आएगा या फिर इनमें से कोई एक रिपीट होगा। तो आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से तीनों में से कोई एक आ गया मीन्स आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप आराम से इसे समझ सकते हो और आराम से कर सकते हो। तो अच्छे से समझना। तो आपको देखो, पहले इसका जो फॉर्मेट है बनाना पड़ेगा। डेट लिखोगे, उसके साथ में पर्टिकुलर्स लिखोगे, फिर आपको 3 कॉलम चाहिए। 3 कॉलम, एक रिसिप्ट्स का मतलब रिसीव का, एक इशूड का और एक बैलेंस का, ठीक है। 3 कॉलम्स के 3 सब कॉलम चाहिए। इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ऐसे आप लिखोगे। जो हमारी अगस्त 1 की एंट्री थी वो क्या थी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब बैलेंस, आपके पास इतना सामान बचा हुआ है तो आप किस में डालोगे, बैलेंस में। क्वांटिटी क्या थी, 750 क्वांटिटी थी। देखो आप देख लो, यूनिट 3 थी मतलब क्वांटिटी 750 थी, रेट 3 था, अमाउंट निकाल लिया 2250, ठीक है। अगस्त 5 को आपने क्या किया, परचेज़ किया। तो परचेस वाला किस में आएगा, रिसिप्ट में आएगा। तो 1500 क्वांटिटी आपने परचेज़ की 4 के रेट पर, तो 6000 आ गया, ठीक है। अब बैलेंस में आपको दोनों दिखाना
दिखानी है, 750 भी दिखानी है और 1500 भी दिखानी है। मतलब जो पहले की है वो ऊपर और उसके जो बाद वाली वो नीचे, जैसा कि आपको सेकंड में अगस्त 5 वाले में दिख रहा है। अगस्त 9 में क्या हुआ, आपने इशू किया, मतलब आप किसको दे रहे हो, जो आपके वर्कर्स हैं, जो वर्कशॉप है उसमें आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो रॉ मटेरियल को। तो आपने क्या किया, 1250 जो क्वान्टिटी आपने इशू की। अब देखो जो आपका क्वेश्चन उसमें इशू वाला रेट नहीं दिया गया, जैसे आपने देखा यहाँ पे इशू किया गया 16 को 9 को, लेकिन यहाँ पे रेट नहीं दिया गया कि आपने किस रेट पर इशू किया है। 1250 यूनिट्स दिए, कितने रेट वाला दिया आपको ये नहीं दिया गया। आप अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, लाइफो मेथड है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आपने खरीदा है उसके रेट पर आप क्या करोगे, इशू करोगे। तो देखो यहाँ पे जो क्वान्टिटी है वो 1250 है, ध्यान से समझना, 1250 क्वान्टिटी है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है कि इशू करना है। तो देखो 1250 हम किस में से इशू करेंगे, जो 1500 आपने परचेस किया है, 700 तो पहले का स्टॉक है, उसके बाद जो नया स्टॉक कौन सा था 1500 वाला है। तो आपने इसमें से क्या किया, 1250 आपने इशू कर दी। लास्ट इन, लास्ट वाला मतलब जो नया आया है उसको आप पहले बार मतलब पहले यूज़ करोगे, ठीक है। तो 1500 वाला आपने यहाँ पे यूज़ किया, कितना चाहिए आपको, 1250 चाहिए, आपने 1250 क्वान्टिटी आपने इशू कर दी। बची हुई 250 किस में रहेंगी, बैलेंस में रहेंगी। तो आपने देखा 1250 रेट क्या था 4, आपने 3 पे नहीं लिया क्योंकि आपने लास्ट वाला इशू किया है, तो जो रेट लास्ट वाले का है वही रहेगा। तो आपने 4 रेट पे उसको इशू कर दिया, 5000 अमाउंट आ गया। जो बैलेंस बचा है, बैलेंस में 750 आपका बचा हुआ है 3 के रेट पर, वो तो आ ही जाएगा। अब इसमें से 1500 में से आपने 1250 आपने क्या किया, इशू कर दिया। तो जो बाकी 250 है वो आपने क्या किया, बैलेंस में रख लिया। अब अगस्त 11 पे आपने फिर परचेस किया, कितना 750 परचेस कर लिया, रेट क्या था 4, तो नीचे आ जाएगा 250 के। देखो समझो इसको, अगस्त आई थिंक ये कुछ मिटल गया है, देखते हैं इसको, कुछ डिलीट हो गया है 16। तो अगस्त 16 को क्या हुआ, आपने फिर इशू किया, कितना 2000 आपको इशू करना था। अब क्या करोगे आप, लास्ट वाला कितना है 750 है, ठीक है, वो आपके पूरे चले जाएंगे। अब आपको 250 और चाहिए, तो जो 750 से ऊपर है, मतलब कि सबसे पुराना कौन सा है 750 वाला है, उसके बाद कौन सा स्टॉक आया था 250 वाला स्टॉक आया था, फिर कौन सा आया था 750 वाला आया था। तो आप पहले किसको भेजोगे, 750 वाले को इशू करोगे, आपने कर दिया। अब आपको चाहिए 2000, 750 वाला पूरा कर नहीं पा रहा, तो आप क्या करोगे, जो 250 वाले हैं उनको भी आप क्या करोगे, इशू कर दोगे। तो आपने दोनों को इशू कर दिया, रेट दोनों का 4 है तो 4 पे जाएगा। अगर 250 वाले का रेट अलग होता तो आप उसी रेट में देते, जैसे मान लो 250 वाला रेट होता 3, तो आप 3 में देते और 750 को 4 में देते। अब दोनों का 4 है तो मैंने एक साथ 4 लिख दिया, तो कितना आ गया 8000 आ गया। अब बैलेंस क्या बचा, 750 बचा जो पहले ही था ओपनिंग स्टॉक। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगस्त 21 को क्या हुआ, आपने परचेज किया, कितना 750, रेट बढ़ गया भाई 5 आ गया, 3750 आपका अमाउंट आ गया। बैलेंस में डाल दो 750 एक 3 के रेट पे, एक 5 के रेट पे है। 24 को आपने फिर इशू किया, तो इशू आपने किया तो कितना आपको करना है 250 करना है, रेट क्या है 5, क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला आपने खरीदा है, जो रिसेंटली खरीदा है, जो नया स्टॉक है वो कितने पे खरीदा था 5 पे खरीदा था, तो आपको 5 वाला इशू करना है। 1250 का आपने इशू कर दिया, जो बैलेंस बचा आपने लिख दिया 750 3 के रेट पर और 500 5 के रेट पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है आपका 1250 पीसेस ऑफ RS 74750, ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहले आप फॉर्मेट देख लो, डेट पर्टिकुलर, फिर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, रिसिप्ट का, फिर एक आपका इशूज़ का और तीसरा बैलेंस का। रिसिप्ट में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और आपको जो क्या बोलते हैं, इशूज़ में 3 कॉलम बनाने हैं, सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। वैसे ही बैलेंस में जो परचेज़ किया है रिसिप्ट में डाल दो, जो इशू कर रहे हो, अगर लाइफो मेथड है तो जो लास्ट में जो रिसेंटली खरीदा है उसमें से काट लो, अगर फाइफो मेथड है तो आगे देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आगे जब पूरा क्लियर हो जाए तो लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको लिख दो नीचे, क्लोजिंग स्टॉक इतने पीसेस हैं और इतने रेट के हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर अकाउंट यूजिंग FIFO, FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने सबसे पहले खरीदा था वो आपको पहले निकालना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, जो लास्ट में खरीदा उसको हम पहले निकाल रहे थे। जैसे मान लो कि मैंने कल खरीदे 5 किलो चावल और आज खरीदे 3 किलो चावल, मुझे बनाने हैं चावल, 2 किलो की नीड है, तो जो कल 5 किलो चावल थे उसको मैं रखे रहूँगा और जो 3 किलो चावल लेके आया उसमें से मैंने 2 किलो चावल बना लिए। तो ये कौन सा मेथड है, लाइफो मेथड है। अब मुझे फाइफो मेथड से करना है, तो कल लाया था 5 किलो, आज लाया था 3 किलो, अब मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से करना है। तो जो कल लेके आया था उसमें से मैं 2 किलो निकाल लूँगा, उससे उधर बचेंगे 3 और आज के 3 रखे रहेंगे, ठीक है। तो वो हो गया फाइफो मेथड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो ये बात है 2022 की कहानी है। 1 फरवरी को ओपनिंग स्टॉक, सेम वही है, 4 फरवरी परचेज, 6 को इशूड। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है,
वही सेम फॉर्मेट, फरवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक आपने बैलेंस में लिख दिया, 500 क्वांटिटी थी, 20 रेट था, 10,000 रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब आपने 4 को परचेज़ किया, रिसिप्ट में आ गया 421 के रेट पे 8400, बैलेंस में ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे। इशू किया कितना आपको करना है, इशू 600 इशू करना है। ठीक है, अब 600 इशू करना है, ये मेथड कौन सा है, 5-4 मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको पहले जो सबसे पहले आपने खरीदा था मतलब 500 वाला आपको पहले इशू करना पड़ेगा। अब 500 से काम चलने वाला है नहीं, आपको 100 और चाहिए क्योंकि 600 इशू करने हैं, तो आपने 500 इशू कर दिया 20 के रेट पर। अब 100 करने हैं तो किससे करोगे, 400 वाले से करोगे। तो आपने 100 इशू कर रहे हो, रेट क्या रहेगा, जो 400 जो 400 का रेट था वही रहेगा, कितना था 21 था, तो 21 से आपने कर दिया। तो आपका जो इशू अमाउंट था वो हो गया 12,100। बैलेंस क्या बचा, 500 वाले तो इशू हो गए और 400 वाले में से 100 इशू हो गए, बचे कितने, 300 बचे हैं। रेट क्या है 21 है, आपका अमाउंट आ गया। फरवरी 8 परचेज़ किया, कितना 800, रेट क्या था 24, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बैलेंस में लिख दिया 800। 9 को इशू किया, कितना करना है इशू, 500 इशू करना है। अब FIFO मेथड है तो क्या करोगे, 300 वाले इशू कर दोगे। अगर LIFO होता किस में से करते, 800 में से करते। ठीक है, अब आपने 300 तो कर दिए पहले वाले 21 रेट वाले, अब बच्चे 200 कहाँ से लाओगे, तो भाई 800 है तो 800 में से आपने यूज़ कर लिया 24 के रेट से, तो 500 आपने क्या किया, इशू कर दिया। बैलेंस कितना बचा, 600 बैलेंस बचा और रेट कितना है 24। ठीक है, 13 को क्या हुआ, फिर आपको इशू करना है कितने, 300। तो आप क्या करोगे, जो 600 वाले हैं, अब तो देखो आपके पास एक ही स्टॉक बचा 600 वाला, तो आपको उसमें से इस जो इशू करना पड़ेगा। तो आपने 24 वाले से 324 रेट वाले से इशू कर दिए, बचा बैलेंस आपका 300। फरवरी 24 को आपने फिर परचेज़ किया कितना, 500। अब 25 रेट है, 12,500 आ गया, आपने बैलेंस में लिख दिया। 26 को क्या हुआ, रिसीव्ड बैक। अब क्या हुआ कि जो मटेरियल आपने भेजा था, आपने क्या किया, एक्स्ट्रा मटेरियल उन्होंने आपसे मांगा, आपने डिमांड की, आपने उनको दे दिया। अब जो स्टॉक जो बनना था, जो प्रोडक्ट बनना था वो बन गया, आपका कुछ बच गया मटेरियल, तो उन्होंने क्या किया कि स्टोर में वो भेजा आके कि मेरा ये इतना मटेरियल आपका वो बच गया है, तो आप क्या करो इसको रख लो। तो आपने रिसीव किया किससे, अपने वर्कशॉप से, कितना किया 50। जब भी आपको रिसीव बैक तो होता है तो आप क्या करोगे, उसको रिसिप्ट में डालोगे। तो 50 मटेरियल आपने रिसीव किया। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने रिसीव तो किया, आपको ये नहीं पता कि आपने जो उनको इशू किया था वो रेट क्या था। जो क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपने इशू किया है वो इस डेट से पहले किया है, जैसे मान लो कि जो इशू किया है वो डेट दे देंगे 13 फरवरी को इशू किया गया था या 12 को इशू किया गया था, तो आप तो जो उसका रेट है वो समझ जाओगे कि उस रेट कब, उस कौन से रेट पे इशू किया गया था। अब इसमें डेट दी नहीं गई है भाई, तो डेट नहीं देगी तो आप क्या करोगे, जो रिसेंटली है, जो रिसेंट वाला है आप उस पर डालोगे। तो देखो अभी रिसेंटली आपने इशू कितने पे किया था, 24 पे किया था। देखो 324, 13 फरवरी की जो आपकी एंट्री है 24 पे किया था, तो आपको जो बैक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो आपने पहले इशू किया था वही बैक मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 50 डालोगे, 24 रेट लोगे, 1200। क्लियर हो गया ये आपको। देखो अगर वर्कशॉप से आपको सामान वापस मिलता है, ध्यान से समझना, वर्कशॉप से अगर आपको सामान वापस मिलता है तो या तो वो लिख के देते हैं कि 13 फरवरी को जो इशू किया गया था वो वाला सामान बच गया, मैं आपको वापस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको रेट दिया गया होगा कि आपने कितने रेट पर इशू किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो आपको लिख के नहीं देते हैं। जब लिख के नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है, जो रिसेंट वाला है, जो आपने उससे पहले इशू किया था उस रेट पे डालना है। ठीक है, तो आपने इससे पहले कब इशू किया था, 13 फरवरी को इशू किया था, और जब इशू किया था तो रेट क्या था 24 था, तो आपको जब बैक मिला है तो किस रेट पे लोगे, 24 पे लोगे। तो कितना हो गया 1200, आपने बैलेंस में डाल दिया 300, 500 पहले का, 50 फिर आ गया 24। देखो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, मिस्टेक क्या की, 300 के बाद मुझे 50 वाला रखना था, मींस 500 से ऊपर रखना था, वो गलती से लिखते टाइम थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर FIFO मेथड है तो आपको रिसीव हुआ है तो आप उसको ऊपर ले जाओगे जो रिसेंट है उससे। ठीक है, तो रिसेंट परचेज 500 हुआ तो उससे आप ऊपर ले जाओगे 50। तो यहाँ पे 300 पहले आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 500 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, इसको ध्यान देना। फिर 28 को हमने क्या किया, इशू कर दिया, कितना, हमको 400 इशू करना है। अब देखो 400 इशू करना है तो 300 वाला पहले था, पूरे इशू कर दो 300। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 50, 300 वाले इशू कर दिए 24, 50 वाले इशू कर दिए 24, तो 350 हमने 24 पे इशू कर दिया। अब और चाहिए 50, तो हम क्या करेंगे, जो 500 वाला है उसमें से 50 इशू कर देंगे, तो 25 के रेट पे ये चले जाएंगे। तो 50 हमने 25 के रेट पे दे दिए, तो जो
अमाउंट बैलेंस बचा है वो कितना है, 450 पीसेस बचे हैं 25 के रेट पे, और अमाउंट आ जाएगा 11,250। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व है, लास्ट में लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक 450 पीसेस ऑफ ₹11,250। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि लाइफो मेथड क्या होता है और फाइफो मेथड क्या होता है। लाइफो में क्या करते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली खरीदा है उसमें से इशू करते हैं। फाइफो में क्या करते हैं, जो हमने पहले खरीदा था उसको इशू करते हैं, जो हम मोस्टली करते हैं। हमारे घर में कौन सा मेथड चलता है, फाइफो मेथड चलता है। कभी भी देखना किसी भी घर में जाओगे आप, तो पहले हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, जो हमने पहले खरीदा है, जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए, उससे हम बोलते हैं फाइफो मेथड। और लाइफो क्या होता है कि आपने अभी खरीदा और उसको आप इशू कर रहे हो, तो वो लाइफो मेथड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट एंड इशूज ऑफ कोल एंड स्टोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैलकुलेट द प्राइजेज ऑफ इशू चार्ज आउट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइफो, फाइफो और एवरेज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इसमें सिंपल एवरेज मेथड भी आता है, लेकिन मुझे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आपको वेटेड एवरेज मेथड बता दिया। चलो, सिंपल एवरेज मेथड कैसे होता है वो मैं इसमें क्वेश्चन में समझा दूंगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन बाई चांस आ भी जाए तो आप उसमें कुछ ना कुछ करके आ सको। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, इशूड इतना है, वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। आपको हेडिंग डालनी है स्टोर लेजर अकाउंट, कॉस्ट जो कॉलम में डालोगे अंडर वेटेड मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रिसिप्ट छोड़ दिया, आप भी चाहो तो वो पर्टिकुलर छोड़ दिया, आप भी चाहो तो उसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुक में बहुत सारी जगह पर्टिकुलर दिया नहीं गया है। तो आपको डेट डालना है, रिसिप्ट इश्यूड बैलेंस, अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर तो आप पर्टिकुलर भी डाल सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिसिप्ट इश्यूड और बैलेंस की कॉलम बना लो 3-3-3, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल 1 को क्या हुआ, जो ओपनिंग बैलेंस था 100 का, 50 रेट पे हमने डाल दिया 500। अप्रैल 5 को क्या किया आपने, इशू किया है कितना, 60, रेट क्या था 50। आप देखो इसमें क्या करेंगे, जब वेटेड एवरेज मेथड है तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बताऊंगा अभी। रेट 50, 3000, बचे कितना बैलेंस, 40 बचा है, 50 के रेट पे 2000। अब आपने यहाँ परचेज किया 120। ठीक है, रेट क्या है 50.50 रेट है, अमाउंट 6060 है। अब देखो लाइफ ऑफ हम क्या कर रहे थे, जब हम परचेज कर रहे थे तो हम बैलेंस में जो बाकी वाला था बैलेंस था उसको ऊपर रखते थे, और जो नया परचेज किया उसको उसके नीचे रखते थे। लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ मतलब ऐड करके लिखना है, तो बैलेंस पे हमने देखा 160 लिखा हुआ है। 160 कैसे आया, 40 बैलेंस वाला, 120 परचेज किया, 160 हो गया। अब एवरेज मेथड है तो भाई इसमें एवरेज लगेगा किसका, प्राइस का। अब देखो प्राइस का एवरेज कैसे लगेगा, 160 जो क्वांटिटी है, ठीक है, अब वो उसमें कितने प्राइस से आया, तो आप क्या करोगे, जो 50 वाले था, जो 40 वाला था उसका कितना था 2000 था। ठीक है, रेट अमाउंट जो नया खरीदा उसका अमाउंट कितना है 6060 है। दोनों को ऐड करो कितना हो गया 8060 हो गया। 8060 को आपको 160 से डिवाइड करना है। नहीं समझ में आया, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जैसे मान लो कि ये क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चों ने 1200 अंक प्राप्त किए, मतलब 1200 मार्क्स प्राप्त किए। एक क्लास जिसमें 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने 1600 अंक प्राप्त किए। देख ठीक है, तो अब इन दोनों का एवरेज निकालना, आप कैसे निकालोगे, 50 + 40 90 बच्चे, टोटल मार्क्स 1200 + 1600 2800। तो आप क्या करोगे 2800 में से, मतलब 2800 में से और कितने आपको 90 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे यही कर रहे हैं, बैलेंस वाला 40 था, रेट कितना था 2000 था। ठीक है, अमाउंट 2000 था, और अप्रैल 6 में जो अमाउंट आया वो 6060 आया, दोनों को जोड़ा 8060 हो गया। क्वांटिटी कितनी थी 40 और 120, दोनों को जोड़ी 160 आ गई। तो 8060 में 160 का हम डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेट मिल जाएगा, वो कितना है 50.3750। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अप्रैल 7 आपने फिर इशू किया, अब आपने 50 इशू किए, रेट वही रहेगा जो आपका पहली वाली एंट्री में रेट था, कितना था 50.3750 से आपने 50 इशू कर दिए, तो जो अमाउंट आया वो 2518 आया। ठीक है, बैलेंस कितना बचा 110, रेट वही है। अप्रैल 7 को फिर क्या हुआ, इसमें देखो क्वेश्चन में एक लॉस बताया गया। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, इशूड 50 टन, मतलब आपने 50 टन तो इशू कर दिए, चलो हमने कर लिया, वो वाला भी किया था हमने। इसमें एक कोष्टक में दिया गया है कॉलम में, द स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिवेल्स अ लॉस ऑफ 1 टन। अब इसमें क्या होगा कि जब स्टॉक वेरीफाई होता है कि क्या जो हमारा बैलेंस है उतना हमारे पास है या नहीं है, जैसे पीसेस 160 दिए लिखे हैं उसमें कि हमारे पास 160 पीसेस हैं या नहीं है, तो आपने वेरीफाई किया तो आपको पता चला कि 150 पीसेस ही हैं, 160 है ही नहीं, मतलब 159 है, 160 है नहीं, सॉरी 10 नहीं है, 1 का लॉस है, तो 159 पीसेस है, 160 नहीं है। तो आपने देखा कि एक पीस का लॉस है, तो आपको वो भी इसमें
एंट्री करनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, इशू वाले में एंट्री कर दोगे कि आपने एक इशू किया है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अगर आपको वर्कशॉप से कोई सामान मिलता है, मीन्स आपको वापस मिलता है, तो आप उसको डालोगे रिसीव में, जो रिसीव हुआ है रिसिप्ट में डालोगे। अगर आपको कोई सामान वेरीफाई करने के बाद पता चलता है कि इसमें एक लॉस है, मतलब वो सामान है ही नहीं, जैसे हमने अकाउंट किया तो 20 होने चाहिए थे लेकिन है 19, तो आप जो एक लॉस है वो किस में डालोगे, वो आप करोगे इशू में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन में। तो 7 को हमने 2 एंट्री की, 50 वाला इशू कर दिया, वेरी गुड। 7 को एक और एंट्री करेंगे, एक लॉस, कोष्टक में लिखना है लॉस, एक लॉस किया, अमाउंट क्या रहेगा, वही एवरेज मेथड है तो 50.3750, 50.38 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि एक मैंने ओवरऑल लिया है कि 3750 को 38 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक लॉस हुआ, हमारे कितने थे, 110 थे, तो एक लॉस होने के बाद कितना बचा, 109 बचा, रेट वही है 50.370, अमाउंट आ गया 5490.87। अप्रैल 8 को क्या हुआ, 2 हमने परचेस किए, परचेस नहीं किए दो, अब देखो हमने क्या किया है, 2 परचेस नहीं करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो अप्रैल 8 को क्या हुआ, रिसीव्ड बैक फ्रॉम कंप्लीटेड जॉब 2 टन्स प्रीवियस इशूड RS 50.5 टन। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिया गया है कि हमने जो हमने इशू किया था, ठीक है, वो जॉब कंप्लीट हो गया और 2 टन माल फ्री बच गया, मतलब 2 टन जो स्टॉक था वो बच गया, वो हमें वापस कर रहे हैं, तो किस में आएगा, रिसिप्ट में आएगा। अब यहाँ पे रेट दिया गया 50.25 पर टन, तो आपको उसी रेट पे क्या करना है, रिसीव करना है। अगर रेट नहीं दिया जाता तो क्या करते, जो हमने पहले इशू किया था उस रेट पर हम क्या करते, उसको रखते, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 में हमने 50.25 से किया, 100.50 रुपीज़ हमें मिल गई, 9 थे 2 और आ गए, 111 टोटल हो गया। एवरेज निकाल लिया 5591.37, देखो यहाँ पे कैसे निकाला एवरेज, 5490.87 को 100.50 में जोड़ा तो 5591.37 हो गया, अपॉन 111 से हम डिवाइड दे देंगे तो हमारा एक एवरेज निकल आएगा। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 5591.37। अब अप्रैल 9 में क्या हुआ, हमने 80 इशू कर दिए, 80 इशू किस रेट पे किए थे, 50.3727 पे इशू करेंगे क्योंकि हमारा वही रेट है, तो अमाउंट आ गया 4029 और बचा कितना, 111 में से 80 माइनस करेंगे तो 31 स्टॉक हमारे पास बचा है, रेट है 50.3727 और अमाउंट बचा है 1561। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज 31 टन्स एट द रेट RS इतना, या फिर क्लोजिंग स्टॉक इज 31 टन्स फॉर 1561 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजिली अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को छोड़ना मत। 4th क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आसपास के माहौल से, गर्मी की छुट्टी बनाने गांव में आया हूं, तो आसपास भैंसें ऐसे होती हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस कर सकती हैं, कोई बात नहीं, हमें अपनी क्लास कंटिन्यू करना है। तो 4th क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बार इसके आने के चांसेस हैं, अगर आएंगे तो इन्हीं में से तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, या तो आपको जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लास्ट में, जो 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रीऑर्डरिंग लेवल बताना है, या फिर आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ सकता है, या फिर तीनों आ सकते हैं 20 मार्क्स में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको करना है और अच्छे से करना है। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दी गई है 30,000 यूनिट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी मतलब 2 से 4 महीने लग सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 मंथ्स। ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन जो है वो 8,000 यूनिट्स पर मंथ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने कंज्यूम करते हैं, 8,000 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होती है। नॉर्मल क्या है 5,000 और मिनिमम कितना है 3,000। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। जो रीऑर्डर क्वांटिटी है, जो आपको रीऑर्डर करना है वो कितना 30,000 यूनिट्स का है, टाइम कितना दिया गया आपको 2 से 4 महीने दिए गए हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 8,000 है, ज़्यादा ज़्यादा 8,000 पर महीने में लोग कंज्यूम कर देते हैं, नॉर्मल कितना है 5,000 और मिनिमम कितना है 3,000। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो पहला था रीऑर्डरिंग लेवल निकालना है आपको, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड, आप डालोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 8,000 है और रीऑर्डरिंग पीरियड कितना है 4, मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड देखो आपको दिया गया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी 2 से 4 महीने, मैक्सिमम कितना है 4, मिनिमम कितना है 2 और एवरेज कितना है, नॉर्मल कितना होगा, तो 2 + 4/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 और जो नॉर्मल क्या होगा, मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं हम, 2 + 4 कितने हैं 2 है 2, समझ में आ रहा है, तो 4 to 6/2 मतलब 3, जो बीच में है वो एवरेज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे होता है 2 और 3 तो कितना आता है एवरेज, 2 + 3/2 मतलब 2.5, यहाँ पे होता है 10 और 15 तो कितना आता है एवरेज,
10 + 15/2 मतलब 25/2। आप इसको निकाल सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे 8000 था, इंटू 4 कर दिया, 32,000 यूनिट्स आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ईजी है। बी वाला है मिनिमम स्टॉक लेवल, इसमें क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब देखो आपने ऑर्डर लेवल निकाल लिया है, अगर आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है तो आपको पहले रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो रीऑर्डर लेवल आपने निकाल लिया, माइनस करना है आपको नॉर्मल कंजम्पशन जो कि हमें दिया गया है, कितना है 5000, और माइनस करना है नॉर्मल कंजम्पशन, उसमें मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड जो कि हमारा 3 है। कैसे है, 2 + 4/2 6/2 = 3, मैंने बताया भी आपको। तो 32,000 आपका रीऑर्डर लेवल था, माइनस 5000 × 3 मतलब 15,000 आपको माइनस करना है, तो 17,000 आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। क्लियर हुआ, नहीं हुआ दोबारा समझाता हूँ। रीऑर्डर लेवल आपको पता है, आपने निकाल लिया 32,000। नॉर्मल कंजम्पशन आपको दिया गया 5000 का। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो 2 पीरियड आपको दिए गए हैं 2 से 4, तो आप उन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई किया, 15,000 आ गया। 32,000 में 50,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो आपका 17,000 यूनिट्स आ जाएगा। अब आते हैं सी पे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका भी होता है फॉर्मूला, क्या होता है, रीऑर्डर लेवल जो हमें दिया गया है, ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो ये क्वेश्चन, ये हो गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब आपको रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में आपने अभी निकाला है, रीऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर लेवल बात है कि कितना था, 32,000 था, आपने लिख दिया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर, मैं अभी इसको बैक नहीं करूँगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी साफ साफ दिया गया, आपको उसको ऐड करना है। कितना था, 30,000 था, दोनों को ऐड किया, कितना हो गया, 62,000 हो गया। माइनस क्या करना है, मिनिमम कंजप्शन कितना है, 3000 है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है भाई, 2 है, 2 और 4 था ना, मैक्सिमम 4 था, मिनिमम 2 था, एवरेज जो नॉर्मल था वो 3 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6000 आ गया। इसको अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 56,000 यूनिट्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट द मशीन आवर रेट MHR फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया था, लास्ट दोनों टाइम आया था। जब पहले जो क्वेश्चंस आते थे जिसमें थोड़ी ज़्यादा होती थी, 2-3 क्वेश्चन होते थे प्रैक्टिकल के, न्यूमेरिकल्स के, उसमें ये नहीं आता था, लेकिन अब आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसके आने के चांसेस हैं, और आपने इसको कर लिया, ये भी इजी है, अगर आपने इसको कर लिया तो आपको 20 मार्क्स ईजिली गेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया 1000, इंस्टॉलमेंट चार्जेस दिए गए 10,000, मतलब आपने मशीन में क्या किया, कुछ इंस्टॉलमेंट कराया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कराया, 10,000 आपने खर्च किया। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स 5,000। अब जैसे आपने स्क्रैप वैल्यू देखा तो आपको 11th क्लास की याद आ गई होगी कि यार डेप्रीसिएशन निकालना है इसमें। 15 ईयर्स आपको मशीन की लाइफ दी गई है, आप डेप्रीसिएशन निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई, कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख था, इंस्टॉलमेंट चार्जेस 10,000 उसमें ऐड कर देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, तो 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,05,000 आ जाएगा, अपॉन 15 कर देंगे, 15 से भाग दे देंगे तो 7,000 आ जाएगा। आई थिंक 15 7 105, ओके, तो कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गया, आपको निकालना भी है क्वेश्चन में। अब आते हैं रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ, पर महीने का जो रेंट है वो 200 रुपीज़, बहुत सस्ता है यार, कहाँ मिलता है भाई ऐसा, चलो कहीं मिलता हो, क्वेश्चन है क्या ही करना है। तो रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ 200 रुपये में पर महीना रेंट आपको शॉप का लगता है। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ, आपको जो शॉप की जनरल लाइटिंग है वो पर महीने की 300 रुपये है। इंश्योरेंस फॉर द मशीन पर एनम 960 है, ठीक है। रिपेयर आपने कुछ रिपेयर्स कराए हैं तो 1000 है। पावर 10 यूनिट पर आवर, मतलब कि 10 यूनिट पर आवर आपने क्या किया, पावर यूज़ किया है। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स, मतलब कि हर, जैसे आपने 100 यूनिट यूज़ किया पावर का, मतलब बिजली का, तो आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं, तो 10 यूनिट का आप निकाल लोगे, ठीक है। निकाला, बताएं कैसे निकाला जाएगा। फिर शॉप सुपरवाइजर सैलरी, आपने कोई सुपरवाइजर भी रखा है, काम कैसे होता है, उसकी सैलरी 600 रुपये, बड़ी कम है यार, मुझे लग रहा है ये 1960 या 1950 की बात है, अभी की शॉप की बात नहीं है। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर, मतलब कि जो वर्किंग आवर एक साल में पर एनम, पीए मतलब होता है पर एनम, पीए मतलब पर मंथ, ठीक है। तो पर एनम मतलब एक साल में जो वर्किंग आवर हैं किसकी, मशीन के, वो कितने 1000 है। अब देखो आपको मशीन आवर रेट निकालना है, 1 घंटे में मशीन कितना, उसका रेट क्या है, मशीन के कितना खर्चा होता है, आपको वो निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो शॉप वाले हैं आपको उसको मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको
कहीं पर एनम दिया गया मतलब पर ईयर दिया गया, कहीं पे पर मंथ दिया गया, तो आप क्या करो इन सबको पर ईयर में कर लो कन्वर्ट। आप पर ईयर में कन्वर्ट कर लोगे। उससे पहले थोड़ा और दिया गया, द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ टोटल एरिया, मतलब कि जो मशीन है, जैसे आपने शॉप का बात किया, जैसे जैसे मान लो कि एक महीने का शॉप का रेंट 200 रुपये है, तो मशीन उसका 1/4 यूज़ करती है, मतलब कि मशीन कितना खर्च कर रही है, 50 रुपये। 200 इंटू 1/4 आपका महीने का 50 रुपये क्या कर रही है, मशीन खर्च कर रही है, आपने निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही सुपरवाइजर क्या करता है, 1/3 ऑफ अपना टाइम देता है एक मशीन को। जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उसमें जो सुपरवाइजर है वो 1/3 टाइम दे रहा है। अब देखो उसकी सैलरी 600 रुपये है। अब 600 रुपये में बहुत सारी मशीन देख रहा होगा, तो अगर आप उसकी 600 रुपये यहाँ काउंट करोगे तो मशीन का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसने और भी मशीन्स को देखा है, ठीक है। जैसे लाइटिंग की बात करें, जो शॉप की जो दुकान की लाइटिंग है, अगर आप पूरा लाइटिंग उसका काउंट कर लोगे तो वो जितनी भी मशीन है उसमें जो भी वर्क चल रहा है सबकी लाइटिंग है, एक पर्टिकुलर मशीन पे वो नहीं हो रहा है। जो खर्च आ रहा है लाइट का वो एक मशीन पे नहीं आ रहा है, तो जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो आपको मशीन के लिए निकालना है। मशीन निकालना है तो आपको बता दिया गया कि 1/4 मशीन यूज़ करती है। जैसे मान लो कि अगर लाइटिंग 600 रुपये की हो रही है तो 1/4 निकाल लो, उसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है, बाद में समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको 2 टाइप के एक्सपेंसेस दिए गए हैं। एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते, एक ऐसे जो चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ 200। अब आप अपना जो दुकान है, जैसे आप कपड़े की दुकान खोल के बैठे हो, आपने क्या किया, कपड़े की दुकान खोल ली, महीने का रेंट आपका 200 रुपये है, आपने 4 दिन दुकान बंद रखी, क्या जो रेंट लेने आएगा वो आपसे रुपये कम लेगा? वो कम नहीं लेगा, उसको उसको 200 रुपये ही चाहिए। चाहे आप दुकान पूरे दिन चलाओ, चाहे रात भर चलाओ, चाहे मत चलाओ, चाहे बंद रहने दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 200 रुपये चाहिए तो चाहिए। तो ये कौन सा एक्सपेंस है, ये फिक्स्ड है कि आपको 200 रुपये देना ही पड़ेंगे। वैसे ही डेप्रिसिएशन, वैसे तो डेप्रिसिएशन आपने देखा होगा फिक्स्ड होता है कि फिक्स्ड रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसा होता है, वेरिएबल होता है, मतलब ये चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है, जितना आप मशीन को यूज़ करोगे उतनी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, एक मोबाइल खरीदा, 2 मोबाइल खरीदे एक ही डेट पे, एक ही डेट पे आपने 2 मोबाइल खरीदे। एक मोबाइल आपने बॉक्स में, वो बॉक्स जैसा था वैसा पैक करके रख दिया, ठीक है, और एक मोबाइल आपने यूज़ करना स्टार्ट किया। आफ्टर 5 मंथ्स आप मार्केट में गए दोनों मोबाइल्स को लेकर, डेट आपकी सेम थी, एक ही डेट को खरीदे गए थे, लेकिन आप दोनों मोबाइल लेके गए मार्केट में, आपने बोला कि भाई मेरे मोबाइल्स मुझे बेचने हैं। तो जो आपने यूज़ किया है उसका जो प्राइस है वो डाउन जाएगा। जो आपने यूज़ नहीं किया है, जिसको बॉक्स में पैक रखा है, उसका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस पे भी जा सकता है। मीन्स आपने जो फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया है उसका डेप्रिसिएशन कैसा होगा, हाई होगा। क्लियर हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ द मशीन, ठीक है। तो आपने देखा, उसके बाद जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप। अब देखो शॉप की बात करें तो लाइटिंग की बात करें, जितना आप यूज़ करोगे उतनी लाइट आएगा। अब ये तो है नहीं कि लाइटिंग का बिल फिक्स रहता है कि महीने में हमें 300 रुपये ही चाहिए बाबा, 300 रुपये नहीं, जितना आप यूज़ करोगे। अगर आप 10 दिन यूज़ कर रहे हो तो 10 दिन का लाइटिंग आएगा, 20 दिन यूज़ कर रहे हो 20 दिन का लाइटिंग आएगा, पूरे महीने आपने शॉप खोली ही नहीं तो ज़ीरो बिल आएगा। तो जितना आप यूज़ करोगे उतना लाइटिंग आने वाला है। इंश्योरेंस की बात करूं पर एनम 960, तो आपको क्या लगता है इंश्योरेंस फिक्स रहता है या नहीं रहता है? भाई इंश्योरेंस तो फिक्स रहता है कि आपको इतना इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। रिपेयर्स की बात करूं, जब मशीन ख़राब होगी तब रिपेयरिंग कराएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर महीने सेम टाइम पे मशीन ख़राब होती है कि भाई इस बार मैं इसी टाइम पे इसी दिन और इसी दिन में ख़राब होने वाली हूँ, आप रहिए तैयार, और इतने रुपए में जो ख़राब होगी, जो सही होने में मुझे इतना खर्चा पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं है। मशीन भाई चल रही है, ख़राब हो गई तो आपको महीने में 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 10 बार भी हो सकती है मशीन ख़राब, किसी महीने में होगी ही नहीं। तो ये भी कैसा है, फ्लेक्सिबल, मतलब वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। पावर की बात करूँ, बिजली हमने देख ही लिया, जो बिजली था, ठीक है, वो हमने देख लिया कि वो चेंज होता रहता है। सुपरवाइज़र की सैलरी, भाई सैलरी तो फिक्स है, 600 रुपीज़ आपको उसको देने पड़ेंगे, चाहे आप दुकान खोलो या मत खोलो, चाहे होली की छुट्टी दो, दिवाली की छुट्टी दे दो, या उसको पिकनिक मनाने जाने दो, सैलरी तो उसकी फिक्स है कि आपको उतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब था। वर्किंग आवर आपको इसलिए दिए गए हैं पूरे जो ईयर का, क्योंकि आपको मशीन पर आवर निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, 2 कॉलम बनाने हैं, पर एनम रुपीज़ पर आवर रुपीज़। आप चाहो तो इसको लाइनिंग भी कर सकते हो। 2 चार्ज मैंने बताए थे आपको, कैसे थे, एक स्टैंडिंग चार्जेस है जिसे हम फिक्स चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कि जो चेंज नहीं होते, जो एक जगह खड़े हैं, जो डट के खड़े हैं, भाई तूफान आए, आंधी आए या भूकंप आए, मैं नहीं हिलने वाला, मैं यहीं खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं मैं, तो वो हो गए स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस, ठीक है। तो इसमें हमने रेंट देखा था कि रेंट चेंज नहीं होता है, भाई 200 रुपये पर मंथ का था, हमने 12 का गुणा करके ईयर का निकाल लिया, 2400 रुपये हो गया ईयर का, ठीक है।
अब इसको हम पर एनम में अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई 2400 जो रुपये हैं वो पूरी शॉप का है, एक दुकान का है, मशीन का खर्चा नहीं है। तो मशीन कितना खर्च करती है, 1/4 खर्च करती है। तो 2400 का 1/4 मतलब 2400 का 1/4 हमने निकाला, 1/4 निकाला, 1/4 निकाला, 600 रुपीज़ आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं पर एनम में, मतलब कि जो मशीन है वो रेंट पे 600 रुपीज़ एक ईयर का यूज़ कर रही है या एक्सपेंस करवा रही है। तो ये निकाल लिया हमने। लाइटिंग की बात करें 300 रुपीज़ पर मंथ था, 12 से भाग दिया, 3600 रुपीज़ आ गया पूरे साल का, पर ईयर का। लेकिन ये एक शॉप का है लाइटिंग। मशीन का निकालना है तो 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36,000 का हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो 900 रुपीज़ आ गया। ये मशीन का आ गया पर एनम का, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस 960 पर ईयर का आपको दिया गया, आपने उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको 960 लिख देना है। सुपरवाइज़र की जो सैलरी है, सुपरवाइज़र की सैलरी है वो 600 रुपीज़ है, ठीक है, एक महीने की। 12 से गुणा करेंगे तो 7200 रुपीज़ आ जाएगा। और उसमें दिया गया सुपरवाइज़र इस मशीन पे 1/3 देता है, तो टाइम में कितना देता है, 1/3 देता है, ठीक है। जैसे अगर 3 घंटे वो अगर काम कर रहा है शॉप पे, तो मशीन पे कितना टाइम दे रहा है, 1 घंटे का। 6 आवर अगर यूज़ कर रहा है शॉप पे, तो कितना दे रहा है, 2 आवर्स का। कैसे निकाले, 6 × 1/3 2 आवर्स। वैसे अगर 7200 रुपये से मिल रहे हैं सैलरी के, तो उसकी सैलरी मशीन पे कितना खर्च हो रही है, तो 1/3 मतलब 2400 रुपये खर्च हो रही है। टोटल फिक्स चार्ज हमने निकाल लिया 4860। अब ये पर ईयर का है भाई, एक साल में मशीन 4860 फिक्स चार्जेस क्या कर रही है, एक्सपेंस करवा रही है, खर्च करवा रही है। आपको 1 घंटे का निकालना है, तो आपको पता है कि मशीन एक साल में 1000 घंटे काम कर रही है, 1000 आवर्स क्या कर रही है, वो 1000 आवर वो वर्क कर रही है। तो आप क्या करोगे, 4860 में 1000 आवर का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.86, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल चार्जेस पे, जिसमें डेप्रिसिएशन था 7000, मैंने बताया कैसे निकालना है। तो इनको समझ में नहीं आया वो नीचे मैं समझा दिया हूँ। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, 1 लाख मशीन की कॉस्ट थी, ठीक है, प्लस इंस्टॉलमेंट आई थिंक 10,000 था, 10,000 इंस्टॉलमेंट था, तो 1,10,000 हो गया आपका जो टोटल। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू थी 5,000 की, तो आपने क्या किया, 1,10,000 में 5,000 माइनस कर दिया, स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है, तो माइनस किया, 1,05,000 आ गया, ठीक है। अब वो जो लाइफ दी गई 15 ईयर्स की दी गई है, आप जो निकाल रहे हो डेप्रिसिएशन कितने ईयर का निकाल रहे हो, 15 साल का निकाल रहे हो, तो 15 से आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 7000। ये एक साल का है, आपको निकालना है कितने का, 1 घंटे का, तो 7000 कितने घंटे, 1000, तो 7000 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिपेयर्स की बात करूँ तो 1000 रुपीज़ पर एनम, मतलब एक साल में 1000 रुपये रिपेयर्स के लगते थे, तो 1 घंटे का निकालना है, तो 1000 से भाग दे दो ना, तो 1 आ गया, ठीक है। पावर, जो ये पावर है, अब देखो पावर वेरिएबल कैसे है भाई, पावर मतलब कि जो मशीन में जो पावर लग रही है, जो भी आप फ्यूल समझ लो, या फिर जो भी डीजल पेट्रोल जो भी लगता है मशीन में, जो फ्यूल लगता है, जनरेटर का पावर, तो वो क्या है, वो तो वेरिएबल है, वो चेंज होगा। जैसे मान लो आपने मशीन चलाई, जैसे जनरेटर जो बिजली वाला होता है, अगर आपने उसको यूज़ किया तब तो वो डीजल का जो एक्सपेंस है वो आएगा, अगर यूज़ नहीं किया तो काहे का डीजल वो फूकेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि उसके बहुत बड़ा पेट है कि वो पिए जा रहा है, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो पिए जा रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो ख़त्म होगा, यूज़ नहीं करोगे तो क्यों ख़त्म होने वाला है। तो जो पावर है वो 100 यूनिट्स ₹20, आपको 10 यूनिट्स का निकालना है। तो मैंने जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जिसको हिंदी में एक एक नियम बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि 10 चीज़ों का दाम, द प्राइस ऑफ 10 पीसेस इज इक्वल टू इतना, फिर हम निकालते हैं 1 पीस का, तो जो प्राइस होता है उसके अपॉन 10 करते हैं, फिर निकालते हैं 20 पीसेस का। जैसे मान लो कि प्राइस 10 पीसेस का 200 रुपीज़ है, तो प्राइस ऑफ 10 पीसेस इज इक्वल टू 200 रुपीज़, प्राइस ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू 200 अपॉन 10, और फिर निकालते हैं प्राइस ऑफ 20 पीसेस इज इक्वल टू 200 अपॉन 10 इंटू 20। तो ऐसे आपका जो रेट है वो आ जाता है। वैसे यहाँ पे करना है पावर ऑफ 100 यूनिट्स इक्वल टू 20, पावर ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, पावर ऑफ 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 10, या फिर 10 इंटू 20 अपॉन 100, आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्लियर। तो मशीन आवर रेट, अब देखो आपका वेरिएबल चार्ज हो गया कितना, 7, 1, 8 और 2, 9 ये हो गया वेरिएबल चार्ज, और फिक्स चार्ज कितना था भाई, 4.86, 9 और 7, 8, 9, 10, सॉरी 10 हो गया, 7 और 1 8 और 2 10 और 4.86 जोड़ देंगे तो 14.86 आपका मशीन आवर रेट आ गया। जिनको समझ नहीं आया डेप्रिसिएशन देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ द मशीन इंस्टॉलमेंट प्लस किया गया लेस स्क्रैप वैल्यू, और फिर 15 का इसमें डिवाइड कर दिया। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो है कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2018। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आने के भी चांसेस हैं, तो इसको मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। तो आपको 2018 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस द सेम इन नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री इज कंज्यूम्ड फॉर ईच मटेरियल एंड कमेंट ऑन द परचेसिंग प्रोसीजर। तो देखो मटेरियल एक्स रुपीज़, मटेरियल बाई रुपीज़, दो मटेरियल आपको दिए गए एक्स और बाई। ओपनिंग स्टॉक इसका 40,000 था, उसका 60,000 था। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, एक पीरियड जैसे एक ईयर का बताया गया, तो उसमें आपने उसको परचेस किया 2,80,000 परचेस किया, मटेरियल बाई आपने 80,000 परचेस किया। जो क्लोजिंग स्टॉक था मतलब आपने परचेस किया तो कुछ ना कुछ आपने सेल भी किया होगा बना के, तो जो बचा स्टॉक है वो 20,000 है और इधर 40,000 है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। आपने एक साल में जब आप जो स्टॉक आपने पहले ओपनिंग स्टॉक था कितना बचा हुआ था, जैसे 2000 इसकी बात हो रही है, 18 की बात हो रही है, तो 17 में 40,000 मटेरियल आप बचा हुआ था, ठीक है। फिर आपने 18 में परचेस किया 2,80,000 और जब क्लोज किया तो 20,000 बचा है, ठीक है। तो ऐसे आपको दोनों मटेरियल देखने हैं। सोल्यूशन क्या होगा, आपको ऐसे बनाना है जिसमें मटेरियल एक्स मटेरियल बाई रखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आप सिंपल ओपनिंग स्टॉक भी कर सकते हो, कितना 40,000 मटेरियल एक्स, मटेरियल बाई 60,000। परचेस किया 2,80,000 80,000। अब देखो परचेस किया तो और जो पहले का मटेरियल है, जैसे कि मेरे पास 2017 में 500 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है। 18 में मैंने 10,000 कमा लिए, तो मेरे पास कुल कितना हो गया 10,500 हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों को प्लस करना है, तो आपने प्लस कर दिया 3,20,000 हो गया और वो 1,40,000 हो गया, ठीक है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको माइनस करना है। माइनस क्यों करना है भाई, माइनस क्यों करना है, क्योंकि आपको सेल निकालनी है कि एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस ईयर में कितना गुड्स सामान बेचा गया है। अब बेचा कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, देखो समझो। मेरे पास अभी फ़िलहाल में 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। और जब ईयर एंड होगा तो मैंने देखा मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ बचे हुए हैं, मतलब मैंने कितना खर्च किया 50,000 माइनस 10,000 मतलब 40,000 खर्च कर लिए। वैसे ही मेरे पास अभी स्टॉक 3,20,000 है और जब ईयर एंड हुआ तो मेरे पास 20,000 स्टॉक बचा हुआ है, मतलब मैंने कितना बेचा, तो 3,20,000 माइनस 20,000 मतलब कि मैंने 3 लाख स्टॉक बेच दिया, ठीक है, यूनिट बेच दी है। वैसे यहाँ पे 1,40,000 क्लोजिंग स्टॉक था जो बचा हुआ था, माइनस किया तो सेल आ जाएगा 1 लाख, हमने क्या किया बेच दिया है। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, मटेरियल एक्स। अब देखो इसमें एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, समझ में आ रहा है। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक कितना था 40,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000 मतलब 60,000 अपॉन 2 30,000 आ गया आपका मटेरियल एक्स का एवरेज स्टॉक। मटेरियल बाई का कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक मतलब कि 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 40,000 अपॉन 2 मतलब कि 1 लाख अपॉन 2 इक्वल टू 50,000। अब आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो होता है फॉर्मूला, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। मटेरियल एक्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी 3 लाख, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है एक्स की 30,000, डिवाइड कर दो 10 टाइम्स आ जाएगा आपका जो रेशियो है। मटेरियल बाई क्या थी 1 लाख और एवरेज क्या था 50,000, डिवाइड कर दिया 20 टाइम्स आ गया। तो ऐसे निकलता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई थिंक आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझाने में सफल हुआ होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, इनमें से अगर 2 भी क्वेश्चंस आ गए तो आपकी 40 मार्क्स ये 40 मार्क्स वो, मतलब कि 80 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा। और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं जहाँ तक मुझे लगता है, अगर पेपर ज़्यादा हार्ड बनाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि कुछ जितने न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, 7-8 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ हार्ड हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है, जॉब अकाउंट बनाना पड़ता है, जॉब कॉस्टिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, और भी कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। थोड़ा ये टफ है, इनके लिए बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊँ, इतना आपके पास भी टाइम नहीं है कि आप उनको समझो। तो बेटर ये है कि जितना मिल रहा है उसको देख लो, इनमें से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यही छाप के आ जाना। वैसे भी कौन चेक करता है इग्नू में, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। सॉरी दिल से अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे आते हैं उन सब की हेल्प करूँ। और प्लीज़ जो चैनल है इसको थोड़ा सा, जो आपके सेंटर पे लोग आते हैं उनको बताओ कि चैनल जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो मेरी पीडीएफ रुपए में बेच रहे हैं। जैसे 200 रुपये पर पीडीएफ सेल कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ सेलर्स क्या कर रहे हैं वो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, मेरे यहाँ से कॉपी चोरी करते हैं और जाके फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग जो भी आपके आसपास आपके दोस्त उनको बताओ,
कि आप चैनल है, आप उस पे जाके PDF पा सकते हो। कहीं से पेड लेने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं तो रोक नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि सबको रोकूँ सेलर्स को। मेरा काम है हेल्प करना। मुझे क्या पता कि मेरा जो ग्रुप में आ रहा है वो सच में स्टूडेंट है या कोई और है, कोई बाहर से आया है, तो इतना मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मैं तो किसी को रोकता नहीं, भाई सबको ऐड कर लेता हूँ। मेरा काम हेल्प करना है, तो मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। अब उसमें सेलर अपना कमा रहे हैं, तो मुझे दुःख तो होता है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी को पैसे ना देने पड़ें, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज ऐसा है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं आपके साथ अब लेता हूँ आपसे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।